This is the completely based on the our end topic in related to musculoskeletal disease like arthritis, spondylitis and some backache issues. So आज हम लोग चर्चा करेंगे इस विषय के बारे में और ये थोड़ा सा गहरा है। मैं केवल प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स में इसकी बातें करूंगा और कौन-कौन सी चीजें जो हैं वो आर्थराइटिस या बैकएक और स्पॉन्डिलाइटिस ये तीनों चीजें आसपास ही चलती हैं। बस उनके मैकेनिज्म और उनके सिम्पटम्स से अपने आप को थोड़ा-सा कनेक्ट करना है, जानना है कि कब वो आर्थराइटिस होता है, कब वो स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है और कब वो बैकएक इश्यूज हो जाता है। तीनों को एक साथ समझने का ट्राई करेंगे हम लोग। सो चलिए बिना समय ज़ाया किए हुए आज का अपना अंतिम टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज का जो सब्जेक्ट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करें। उससे पहले कुछ और बातें। आपको एक चीज़ें तो इतनी समझ में आ रही होंगी कि जो हम डिज़ीज़ लेके चल रहे हैं, उस डिज़ीज़ का जो क्लासिफिकेशन है वो 2 है। एक तो वो डिज़ीज़ अंडर कम इन एनसीडी नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ और दूसरा किसमें है इट्स अंडर कम द साइकोसोमैटिक डिजीज। सो दिस इज द रिलेटेड टू दैट। सो जो हमारा आज का टॉपिक है दिस इज द आल्सो एनसीडी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और साइकोसोमैटिक डिजीज और लाइफ स्टाइल डिजीज दिस इज द आर्थराइटिस। इसमें 1.5 घंटे के सेशन में हम लोग प्लान करेंगे और समझने का ट्राई करेंगे कि आर्थराइटिस क्या कहलाता है और आर्थराइटिस से रिलेटेड और कौन कौन सी बीमारियां हैं वो भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो आर्थराइटिस है या बैकएक है या स्पॉन्डिलाइटिस है, इस तरीके की जो भी रोग आपको दिखते हैं, जो भी पेन की बीमारियां हमें दिखती हैं, वो बीमारियां कौन से डिजीज के अंतर्गत आती हैं, तो ये स्केलेटन डिजीज के अंतर्गत आती हैं। ये हड्डी के रोग हैं, है ना, ये अस्थि रोग के अंतर्गत आते हैं, जो कि बैकएक का रूप हो सकता है, आर्थराइटिस का रूप हो सकता है, स्पॉन्डिलाइटिस का रूप हो सकता है, एनी टाइप ऑफ द पेन इन योर स्केलेटन रीजन या जॉइंट रीजन, वो सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? सो दे ऑल द डिजीज अंडर कम द स्केलेटन issues. So this is the all under come musculoskeletal issues or the disorders. तो इनके अंतर्गत आता है। अब एक चीज यदि आपको याद होगी, मैंने एक बात कही थी कि जहां भी टिस वर्ड लगता है तो टिस वर्ड को हम किससे मेजर करते हैं? टिस वर्ड इज रिलेटेड टू या इंडिकेट टू इन्फ्लामेशन ऑफ पर्टिकुलर प्लेस और द पार्ट। अर्थ मीन्स द बोन एंड टिस इज द इन्फ्लामेशन। तो जहां कहीं आपके बोन में इन्फ्लामेशन या सूजन होती है, ऐसी जगहों को हम क्या कहते हैं? आर्थराइटिस देखते हैं। आपके शरीर में मैंने जब स्केलेटन सिस्टम पढ़ाया था, आप होंगे या नहीं होंगे, आई थिंक वो दूसरे स्टूडेंट्स के लिए था, तो मैंने ये बताया था कि हमारे बॉडी में कई सारे जॉइंट्स हैं और जॉइंट्स का काम क्या होता है? तो जॉइंट्स का काम होता है ओनली वन मेजर फंक्शन ऑफ द जॉइंट्स इज कॉल्ड द मूवमेंट। तो मूवमेंट जहां जहां हमारे बॉडी में है, जैसे कि मैं आपको अपना हाथ दिखाने की बात करूं कि दिस इज द माय हैंड, तो इस हाथ के कितने जॉइंट्स हैं? तो आपके हाथ के रीजन में काफी जॉइंट्स देखने को मिलेंगे। यदि आप स्केलेटन सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको नॉमिनेट करने का ट्राई करें, दिस इज द माय हैंड, तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है? तो दिस इज द phalanges, दिस इज द मेटाकार्पल, दिस इज द कार्पल, है ना। तो यहाँ पर भी आपको जॉइंट दिखेगा जो आसानी से मूवमेंट होता है। आपको ऊपर वाले कार्पल रीजन पे भी जॉइंट्स दिखने को मिलेंगे, उंगलियों में भी आपके जॉइंट्स दिखेंगे। मतलब जहां भी इजिली मूवमेंट होते हैं, है ना, जहां भी इजिली मूवमेंट होता है वो बोन जो है वो जॉइंट से रिलेटेड कहलाता है। और जब कभी इन बोन पर इनके कई रीजन हो सकते हैं, बोन का कार्टिलेज जो है वो रप्चर हो सकता है, बोन के खासकर जॉइंट्स के जो फ्लूइड हैं वो जो है ड्राई हो सकते हैं, है ना, या यहाँ के जो टेंडन्स या लीगामेंट जो है वो टेयर हो जाए तो पेन है। तो इस तरीके की कोई भी जब स्थिति आती है तो वो पेन के अंतर्गत आता है। लेकिन अर्थराइटिस जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि दिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ योर एनी टाइप ऑफ द जॉइंट। जहां भी हमारे शरीर में जॉइंट्स आपको दिखते हैं, जहां भी बॉडी में जॉइंट्स हैं, इफ इन पर्टिकुलर जॉइंट्स है ना, तो इट्स कॉल्ड आर्थराइटिस।
सो अर्थराइटिस क्या है? तो अर्थराइटिस, आर्थो मीन्स बोन, टिस मीन्स द इन्फ्लामेशन। दिस इज द आल्सो कॉल्ड ऑटो इम्यूनिटी डिजीज भी कहते हैं, और ये ऑटो इम्यूनिटी डिजीज भी कहलाती है, आरए डिजीज कहते हैं, रिमेटाइड फैक्टर डिजीज। दूसरा, यहाँ पर इनका कहना है कि अर्थराइटिस जो है, दिस इज द कैरेक्टराइज्ड बाय द पेन एंड द इन्फ्लामेशन इन द जॉइंट, and this particular, this is the joint, you know, here is the joint, this is the normal joint, और ये कहाँ का जॉइंट है? दिस इज द पर्टिकुलर योर लेग रीजन, ये आपका नी रीजन है। तो आप ये देख सकते हैं, दिस इज द कॉम्पैक्ट बोन, दिस इज द योर फाइब्रस सी, दिस इज द स्पॉन्जी रीजन। ये जो व्हाइट कलर का आपको चैनल दिख रहा है, दिस इज द योर कार्टिलेज, और अंदर आपको जो एक तरीके का फ्लूइड दिख रहा है, दिस इज द साइनोवियल फ्लूइड, और बाहर का जो एक तरीके का पिंक कलर का आपको मेम्ब्रेन दिख रहा है, दिस कॉल्ड साइनोवियल मेम्ब्रेन। अब इन में कहीं भी कोई भी चेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम आती है, स्वेलिंग होता है, तो वो सारा जो है वो अर्थराइटिस के अंतर्गत आता है। दिस इज अंडर द कम अर्थराइटिस। अब अर्थराइटिस को और थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि अर्थराइटिस और किस तरीके से related है। So arthritis is also related to autoimmune disease. This is related to inflammation. This is related to autoimmune disease also. So autoimmune disease means your immunity has destroyed by your immune cell. बाई योर इम्यून सेल, आपके इम्यून सेल जो है वो आपकी इम्यूनिटी को डिस्टर्ब करने लगते हैं या डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, ठीक है, तो उसको ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। लेकिन ये कंडीशन लेटेंसी होती है, जब कभी आपका बॉडी जो है वो वीक होता है, या आपका बॉडी जो है वो पूरी तरीके से ये कह सकते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भर जाता है, या बॉडी में फॉरेन या टॉक्सिसिटी बढ़ जाती, तब जाके ऑटो इम्यूनिटी के इश्यूज देखने को मिलते हैं। दूसरा, उनका ये कहना है कि कुछ मेटाबॉलिक चेंज होते हैं या कुछ अदर चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, मेटाबॉलिज्म चेंज मींस कि आपके डाइजेशन इशू को लेके कोई चीजें हो, जैसे आप कुछ ऐसा खाना खा रहे हैं जिसका जो एलिमिनेटिव पार्ट है वो कुछ एसिड जैसा है, जैसे आपके खाने में आप यदि ज्यादा तीखा खाते हैं या ज्यादा स्पाइसी खाते हैं, है ना, ज्यादा कई बार आप रुक्ष भोजन करते हैं, तो वो आपके अंदर, रुक्ष मीन्स रफनेस फूड है ना, जिसमें पानी की कमी होती है ना, जो बहुत स्निग्ध नहीं होता है, जो अनक्टस फूड होता है, ऐसे अनक्टस फूड जब आप लेते हैं जो ऑयली नहीं है, बहुत रफ नेचर के हैं, वो आपके शरीर में वात पैदा कर देते हैं, और वो वात पैदा होने के बाद आपके शरीर में कुछ लैक्टिक एसिड, यूरिक एसिड, एक तरीके की जो टॉक्सिसिटी है वो आपके जॉइंट्स में आना शुरू हो जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब कभी अर्थराइटिस के इशू आ रहे हैं, तो अर्थराइटिस जो है वो आयुर्वेद की भाषा में क्या है? दिस इज द अस्थि रोग, वात रोग है, जहां आपके शरीर में वात जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसलिए आपने देखा होगा कि अर्थराइटिस के पेशेंट जितने भी होते हैं, उनके हाथ के जॉइंट्स, पैर के जॉइंट्स, घुटने, उनके एंकल जॉइंट्स, उनके रिस्ट जॉइंट, उनका एल्बो जॉइंट, ये सब मूव नहीं होता है। यहाँ पर लालिमा छाई होती है, रेडिश होता है, और प्रॉपर एक गहरे तरीके का पेन, रेडिएट पेन होता है, और इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। सो इस तरीके की जो चेंजेस और सिम्टम आप देखते हैं, खासकर उनके इस जॉइंट रीजन में, उनके बहुत सारे रीजन भी हो सकते हैं ना, जो रीजन ऊपर मैंने बता दिया कि या तो इम्यूनिटी रिस्पॉन्स सही नहीं है, मेटाबॉलिक चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, या अदर कोई जेनेटिक चेंजेस हैं, या अदर रिस्क फैक्टर हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके अर्थराइटिस को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। आगे वो ये भी जताने की कोशिश करते हैं और बताना चाहते हैं कि जो अर्थराइटिस है, अर्थराइटिस में सबसे जो गहरी चीजें हैं वो क्या हैं? तो अर्थराइटिस में कहते हैं कि जो आपकी बॉडी में इनरिस्पेक्टेड कॉज है, कई बार हमें नहीं पता चलता है कि वो होना चाहिए, कॉज का नहीं पता चल पाता, कई बार उस कॉज को डायबिटीज, अर्थराइटिस के दौरान भी हम ढूंढते हैं, और इररिस्पेक्टेड कॉज और कौन कौन से हो सकते हैं? दिस इज द रिलेटेड टू सम स्पेसिफिक क्लिनिकल डिजीज, कि जैसे किन्हीं लोगों की लाइफ स्टाइल इश्यूज है, या डायबिटीज है, या उनको ब्लड प्रेशर का इशू है, ऐसे लोगों को भी अर्थराइटिस की पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो प्रॉपर तरीके से भी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो
अब ये तो रही बात आर्थराइटिस होता क्या है, वो एक उसके कॉज को हमने थोड़ा सा जानने की कोशिश की है, लेकिन थोड़ा सा उसकी क्लासिफिकेशन को भी देखते हैं कि आर्थराइटिस कितने तरीके के होते हैं, है ना। आर्थराइटिस कितने प्रकार के हो सकते हैं, या जॉइंट्स के जो पेन है वो कितने तरीके के हो सकते हैं। तो जॉइंट्स के पेन जो है उनके कुछ टाइप हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। सो पहला पेन जो डिजीज है, इट्स कॉल्ड डीजीडी। तो डीजेडी मीन्स डीजेनरेटिव ज्वाइंट डिजीज। इसको क्या कहते हैं? दिस इज द डिजीज जिसमें आपके जो कार्टिलेज है या पर्टिकुलर टेंडन्स है वहां डीजेनरेशन शुरू हो जाता है और इस तरीके की डिजीज शुरू हो जाती है। इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस आता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आता है, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है। फिर एक होता है ऑटोइम्यून ज्वाइंट डिजीज। कई बार आपके ही इम्यूनिटी सेल जो है आपके ही सेल को फैगोसाइट करना शुरू कर देते हैं, खाना शुरू कर देते हैं। इट्स कॉल्ड अ रियूमेटाइड फैक्टर, और इसी को कहते हैं रियूमेटाइड आर्थराइटिस। दूसरा आप देख सकते हैं सोरियासिस है, इट्स कॉल्ड अ PCORIATIC, सोरियासिस कहते हैं। दिस इज द रिलेटेड टू स्किन डिजीज, है ना। और उसके बाद जो है वो एक और प्रॉब्लम आता है, उसको कहते हैं ल्यूपस, है ना। ल्यूपस भी जो है एक तरीके का स्किन रिलेटेड डिजीज ही है। So this is the related to all that. Then one important thing is the metabolic joint disease. So metabolic joint disease means gouty arthritis जो है आपके, है ना, उस रीजन में गाउट जिसको कहते हैं। और गाउटी अर्थराइटिस क्या होता है? तो गाउटी अर्थराइटिस जो है वो पर्टिकुलर किसी मिनरल्स या किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होता है ना। इट्स कॉल्ड अ गाउटी अर्थराइटिस। अब एक एक थोड़ा सा यहाँ पर ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है पहले ये देखते हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस को मैंने पहले बोला, दिस इज द इट comes under the classification of the degenerative joint disease, जहां पर आपके कार्टिलेज के जो कवर है, the cover the end of the bone in the joint deteriorates and the causing pain and loss of the movement as bone begin the rub each other। तो क्या होता है इसमें? तो ये मोस्ट कॉमन केस है अर्थराइटिस का, जिसमें आपके जो कार्टिलेज है, आप ये देख सकते हैं जो व्हाइट कलर का कार्टिलेज है, ये धीरे धीरे जो है ये डीके होना शुरू हो जाता है, डीजेनरेट होना शुरू हो जाता है, ये धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाता है ना। ये पूरी तरीके से कह सकते हैं कि टीयर होना शुरू हो जाता है। रीजन कुछ भी हो सकता है, और जिसकी वजह से जो बोन का मूवमेंट है वो नहीं बन पाता है, और बोन बोन जो कई बार आप देख सकते हैं फ्यूज हो जाती है। जो ऊपर की बोन है, जो नीचे की बोन है, वो आपस में फ्यूज हो चुकी है। तो इस तरीके की जो नॉर्मल ऑस्टियोआर्थराइटिस देखने को मिलता है। तो इस तरीके की जो संरचना है वो बहुत कॉमन आर्थराइटिस के अंतर्गत आता है, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ठीक है। सो दिस इज द वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टाइप है जो कि बात करता है ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। दूसरा एक जो और भी है रियूमेटाइड आर्थराइटिस, जिसको मैंने कहा ये दिस इज द आरए फैक्टर, और एक तरीके से इम्यूनो डिजीज के अंतर्गत आता है। दूसरा एक और भी यदि मैं आपसे चर्चा करूं कि इम्यून जो ऑटोइम्यून डिजीज है उसके अंतर्गत और भी बीमारियां आती हैं। यदि आप में से किसी को पता है तो शेयर कर सकते हैं क्या? ऑटोइम्यून डिजीज में से बहुत सारी ऐसी बीमारी है, कौन कौन सी हैं? थायराइड को बोलते हैं। थायराइड का एक और नाम है जो थायराइड हो जाता है, ऑटोइम्यून सिस्टम के कारण बिगड़ने से ही होता है, उसका नाम हाँ, मुझे याद नहीं आ रहा। और ये तो है ही आर्थराइटिस। और सर कैंसर। यस, वेरी गुड, कैंसर। और ये सर याद आया, हाशिमोटो बोलते हैं वो थायराइड का जो होता है। क्या क्या बोलते हैं? हाशिमोटो। मतलब एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन नहीं मालूम मुझे। हाशिमोटो है थायराइड ग्लैंड को जो इन्फेक्ट करता है। अच्छा अच्छा। सो ऑटोइम्यून डिजीज यदि आपने सुना होगा तो ऑटोइम्यून डिजीज में जैसे अभी किसी सज्जन ने कहा कैंसर है, कैंसर भी वन टाइप ऑफ द ऑटोइम्यून डिजीज। एक और डिजीज जो सबसे ज्यादा फेमस है और अभी हो रही है, इट्स कॉल्ड अ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एमएस कहते हैं। दिस इज द इश्यूज ऑफ द ब्रेन, और एक ब्रेन का इश्यूज है। इसमें कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो ब्रेन का हाइपोथैलेमस का फंक्शन है
हाइपोथैलेमस का फंक्शन केवल एक लाइन में कहें तो उसका काम है हीमियोस्टेटिस बैलेंस। आपके शरीर में किसी भी तरीके का जो टेम्परेचर इरेज होता है या कम होता है, या किसी भी तरीके की ऐसी गतिविधियां होती हैं जो डिस्ट्रैक्ट हो सकती हैं, तो हाइपोथैलेमस उसको हार्मोनल चेंजेस करके उसको बैलेंस करने का ट्राई करता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है आज के समय में अब धीरे धीरे जो है वो कॉमन हो जाएगा। मुझे लगता है कि WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आने वाले 10 साल के बाद ब्रेन के इश्यूज भी लोगों को दिखेंगे, क्योंकि इसलिए भी उसका एक कॉज अभी आइडेंटिफाइड हुआ है। दिस इज द रिलेटेड टू ऑल थिंग्स। ये एक तो ऑटो इम्यूनिटी है, दूसरा इसका जो सीधा सीधा संबंध है वो इंफ्रारेड माइक्रोवेव से है। जो आपकी जो माइक्रोवेव वेव्स हैं या इंफ्रारेड वेव्स हैं, है ना, ऐसी तरंगे जो कई बार आपको नहीं दिखाई देती, जिनके थ्रू आपके ये साइबर चलते हैं, इंटरनेट चलते हैं, आपका आईसीटी पूरा डेवलप हो रहा है। तो इनका कहना है, WHO की रिपोर्ट है कि आने वाले समय में ज्यादातर जो एक बड़ी पॉपुलेशन है वो इस तरीके के इशू से गुजरेगी। और इस तरीके के इशू से गुजरने का मतलब है कि आप मान के चलिए हम सब तैयार रहें कि हम अपनी लाइफ में यदि प्रिवेंटिव अप्रोच नहीं यूज करते हैं तो तकनीकी भी हमारा नुकसान कर सकती है, टेक्नोलॉजी भी हमारा नुकसान कर सकती है। सो मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द autoimmune disease. One most important part, it's called AIDS. You know AIDS. एड्स के जो HIV वायरस जब आपके अंदर जाता है, तो HIV वायरस भी जो है वो आपकी इम्यूनिटी को ऑटो इम्यूनिटी मोड में ऑन कर सकता है, इतनी ताकत होती है उस वायरस के अंदर। इसलिए जो एड्स का पूरा नाम है ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी। सो इम्यूनो डिफिशियंसी का मतलब होता है आपका इम्यून सिस्टम जो है, इम्यून सिस्टम वो डिफिशिएट होना शुरू हो गया है, वो डिफिकेशन मोड में चला गया है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यदि कहीं भी हमारा इम्यून सिस्टम डिफिशिएट हुआ तो वहां गड़बड़ी शुरू हो जाएगी। जैसे एक और इश्यूज ज्यादातर लोगों को देखने को मिलते हैं, घेंघा रोग, आयोडीन की कमी से होता तो है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी इम्यूनिटी का सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी है वो दो ग्लैंड पे है, आपके पिट्यूटरी पे और आपके थायराइड ग्लैंड पे है। थायराइड ग्लैंड का जो थायराइड स्टिमुलेशन जो हार्मोन है, T1 T3 जो इस तरीके के हार्मोन एक्टिवेट होते हैं, और आपका पिट्यूटरी जो TSH लेके आता है, उनका मेन काम क्या है, आपके ही बॉडी में इम्यूनिटी को मेंटेन करना। अब आप ये सोचिए कि जब कभी कोई ऑटो इम्यून डिजीज के साथ सफर कर रहा होगा तो दो चीजें तो उसके डिस्टर्ब हो गई होंगी। पहला, उसका ब्रेन का पिट्यूटरी डिसफंक्शन हो गया होगा, या तो थायराइड डिसफंक्शन हो गया हो। तो तुरंत आप क्या करना शुरू कर दें, जब कभी इस तरीके की स्थितियां पैदा होती हैं तो अभ्यास से तुरंत जुड़ जाएं, है ना। जैसे बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस है जो थायराइड और आपके ब्रेन की स्टिमुलेशन के लिए बनी है। द वेरियस टाइप ऑफ द प्रैक्टिस, लाइक टॉपसी टॉर्वी पोज, जैसे आप हाथ के बल खड़े होते हैं, या आप सर्वांग आसन करते हैं, या विपरीत करणी करते हैं, है ना, या इस तरीके की शीर्षासन की कोई प्रैक्टिसेस करते हैं, आप उज्जाई प्राणायाम करते हैं, आप उज्जाई के साथ ओम की प्रैक्टिस, भ्रामरी। दिस इज द ऑल प्रैक्टिस रिलेटेड टू स्टिमुलेटिंग योर पर्टिकुलर इम्यून एनर्जी। तो ये इनका गहरा संबंध है जिसको हम लोग समझने का प्रयास करें। सो दिस इज द रिलेटेड टू रूमेटाइड आर्थराइटिस की जब कभी रूमेटाइड आर्थराइटिस होती है। अब एक ट्रीटमेंट में यदि इसमें आपसे शेयर करूं, जो डॉक्टर्स भी कई बार नहीं करते हैं और डॉक्टर्स संकोच करते हैं, उनको लगता है कि यदि कोई 1000 रुपए फीस दे के हमारे पास आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट कराने आ रहा है, तो डॉक्टर की जिम्मेदारी क्या बन जाती है कि वो उनको थोड़ा सा एक सही तरीके का प्रिस्क्रिप्शन, ऐसा प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि वो दवाइयों से भरा हुआ, तमाम और भी चीजों से भरा हुआ है। लेकिन इसका सबसे सिंपल ट्रीटमेंट जो आयुर्वेद में है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस किसी को हो रहा है, किसी को ज्वाइंट में पेन हो रहा है, ज्वाइंट्स पूरी तरीके से एबनॉर्मल रिस्पॉन्स कर रही है, ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं? एनीवन, आपको किसी को आइडिया है कि यदि किसी को अर्थराइटिस है तो बहुत सस्ता सा तरीका, बहुत सस्ता सा ट्रीटमेंट हम सबके घर पे है, क्या करते हैं? कोई बताइए जरा। सर, जैसे इस टाइम पे जो चिपचिपी वाली जो चीजें होती है, लसी सी, वो खाने से मतलब ये जो जॉइंट्स, ये जो कार्टिलेज होते हैं वो मतलब बनने शुरू हो जाते हैं, जैसे भिंडी हो गई,
या एक सेमल का बीज आता है, फूल आता है, उसमें भी काफी चिपचिपापन होता है, उसको भी खा करके मतलब इम्प्रूव कर सकते हैं। हाँ, क्या नाम है? स्तुति, स्तुति पूरा नाम क्या लिखती हैं? स्तुति पांडे। कहाँ से हैं आप? सर अभी तो मैं फिलहाल दिल्ली में हूँ, बट मैं हूँ यूपी से। ओके, सो जैसा कि अभी स्तुति ने आंसर जो दिया है, उस आंसर के साथ उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। एग्जाम्पल सारे रिलेट हैं। एग्जैक्ट मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि जैसे भिंडी जो है वो वातज प्रकृति की है, तो स्वाभाविक है भिंडी खाएंगे तो वात बढ़ेगा, पेन बढ़ेगा। लेकिन उनका जैसे पहला जो स्टेटमेंट था कि जब कभी इस तरीके की इश्यूज आए तो हम क्या देते हैं, चिपचिपापन। तो उसको चिपचिपापन को सही शब्द मैं दे देता हूँ, इट्स कॉल्ड स्निग्ध। चिकना कहते हैं उसको, चिपचिपाना कहते हैं उसको, स्निग्ध कहते हैं। तो जब जब जहां बात बढ़े, किसी का भी बात बढ़े, तो बात को नियंत्रित करने वाला कौन है? स्निग्ध, है ना। जो चीजें बहुत हाइपर हो रही हैं तो उसको बांधने का काम कौन करता है? जो जिसके पास वो पावर होगी समेटने की। तो चिकनापन जहां हमारे बॉडी में है वो क्या करता है? बांधने का काम करता है ना। तो जैसे घी है, घृत, गाय का घी, ये कैसा है? ये एक तरीके से कफस प्रकृति का है ना, ठंडी प्रकृति है, लेकिन स्निग्ध है। तो वो ज्वाइंट्स को ल्यूब्रिकेट कर सकता है। तो यदि किसी को अर्थराइटिस है, आप उस गाय का घी उनके ज्वाइंट्स पे लगाना शुरू कर दीजिए। वो खा भी सकते हैं, और नहीं खा पा रहे हैं तो वो लगा भी सकते हैं। क्योंकि जहां इन्फ्लामेशन है वहां क्या हो रहा है? वात भी है, और यदि जलन है, रैडिश है, तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं वहां पित्त भी प्रकोपित है। लेकिन पेन जहां जहां बात है वहां वहां ऑयल का यूज करते हैं आयुर्वेद के लोग। क्यों? ऑयल का नेचर क्या है? भारी है। तो जहां रुक्ष है उसको कंट्रोल करना है, तो भारी चीजें लेके चाहिए, तो अपने आप वो बैठ जाएगा, है ना। इसलिए देखा होगा कि जिन लोगों को बहुत अनिद्रा टाइप की इशू आते हैं, जैसे उनको नींद नहीं आती, उनका मन बड़ा चंचल रहे, रात भर वो जागते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या करें? आयुर्वेद क्या कहता है? ऐसे लोगों का जो प्रकृति है वो वात प्रधान है। वात प्रधान प्रकृति होते ही मन और चंचल हो जाएगा। ब्रेन के फंक्शन जो है वो ओवर फंक्शन मोड में ऑन हो जाते हैं। शरीर की सारे बायोकेमिकल एक्टिविटीज क्या है वो एबनॉर्मल हो जाती है। मुझे मतलब कुल मिला के पूरे शरीर में वात बढ़ा हुआ है। तो कोई चीज जो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रही है, उसको कंट्रोल करना होता है, तो क्या करते हैं? उसको हम बांधने का प्रयास करते हैं। उसको भारी चीजें कोई ऐसी दे दें जिससे वो रुकने का प्रयास करे। तो आप क्या करते हैं? तो आप कुछ मीठा खाते हैं, है ना। यदि जिनको इंसोम्निया का इशू है तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि इनका जो शाम का जो खाना है, मील है, उसको कैसा करना चाहिए? कुछ हैवी मील देना चाहिए, जैसे वो गरिष्ठ भोजन करें। जैसे तेल से बनी हुई चीजें या घी से बनी हुई चीजें वो खा सकते हैं, जिससे उनके शरीर में कफस प्रकृति बढ़े या तमस प्रकृति बढ़े। तो जैसे तमस प्रकृति उनके शरीर में बढ़ने लगती है, उनके शरीर की रजस या वातज प्रकृति कम होना शुरू हो जाती है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बट इज रिलेटेड टू क्लिनिकल एप्लीकेशन। कि यदि किसी को वात है, दर्द है, तो तुरंत क्या कर सकते हैं? उस स्थान पर घी का सेवन, घी का लेप लगा सकते हैं, या कुछ जो आपका डाइट है उस डाइट में आप क्या ले सकते हैं जिसमें घी, है ना, स्निग्ध चीजें ज्यादा हो। So this is the related to rheumatoid arthritis also. So rheumatoid arthritis क्या है? तो एक तरीके का ये भी autoimmune disease है, जो आपके joints के this is the joints lining gets inflamed। जो आपके joints हैं वो inflammation होने लगता है। यहाँ साइड के जो cartilage है, साइनोवियल मेम्ब्रेन है, वो सूजना शुरू हो जाती हैं, एंड रिजल्ट ऑफ abnormal immune response of the body। और क्या होने लगता है? दिस इज द मोस्ट सीरियस एंड disabling type of the arthritis type of the arthritis and affecting mostly women। कई बारी महिलाओं में इसकी परसिवरेंस या इसकी एपिडेमियोलॉजी जो है वो ज्यादा देखने को मिलती है। तो महिलाओं में क्यों ज्यादा देखने को मिलती है? क्योंकि महिलाओं के साथ एक जो स्थिति है वो हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। तो महिलाओं में कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस ज्यादा बनते हैं,
और हार्मोनल इम्बैलेंस मींस आफ्टर 45 जो है वो मेनोपॉज की स्थिति आती है, 43 44 प्री मेनोपॉज की स्थिति आती है। उस दौरान जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, जिसकी वजह से उनका टीएसएच रेगुलेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए आपने ये भी देखा होगा कि ज्यादातर महिलाओं में ही थायराइड के केसेस देखे गए हैं, थायराइड के इश्यूज देखे गए हैं। उन्हीं महिलाओं को हाइपरथायराइड या हाइपोथायराइड होते हैं जो ज्यादातर बायोकेमिकल या हार्मोनल इम्बैलेंस से गुजर रही होती हैं। सो गायनेकोलॉजिकल इश्यूज जिन महिलाओं को ज्यादा होते हैं, ऐसी महिलाओं को अर्थराइटिस की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, क्योंकि रूमेटाइड अर्थराइटिस जो है वो एक तरीके का ऑटोइम्यून डिजीज है। उसके साथ और हम देखते हैं जो तीसरा जो रीजन है गाउटी अर्थराइटिस, जो मैंने आपको कहा। तो गाउटी अर्थराइटिस क्या है? दिस इज अ कंप्लीटली बेस्ड ऑन द मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस, है ना, जहां पर मैंने कहा कि आपके बॉडी में जो है वो एक तरीके से न्यूट्रिशंस के लेक की वजह से या एक्सेस की वजह से भी जो टॉक्सिक एक्युमुलेट होते हैं वो ज्यादा हो सकते हैं। जैसे मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होते ही आपके बॉडी में यूरिक एसिड और लैक्टिक एसिड जो है वो आपके जॉइंट्स में बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और जैसे यूरिक एसिड और लैक्टिक एसिड जो है वो जॉइंट्स में अकुमुलेट होने लगते हैं, कलेक्ट होने लगते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं, तो आपके जॉइंट्स में जो है वो एक तरीके का जो है इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। ज्यादातर ये जो गाउटी है वो कहाँ पर अटैक करते हैं? तो जो हमारे स्मॉल जॉइंट्स हैं, जो हमारे हाथ के जॉइंट्स हैं, हमारे पैर के जॉइंट्स हैं, तो जो पैर के हड्डियां हैं या हाथों की हड्डियां हैं, वहां पर ये ज्यादातर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जो छोटी छोटे ज्वाइंट्स हैं वहां पर चूंकि आप देखेंगे कि जितने छोटे ज्वाइंट्स हैं वहां पर मूवमेंट और करना जरूरी हो जाता है, मूवमेंट की फ्रीक्वेंसी वहां काफी डिपेंडेंट होती है, तो ऐसे जॉइंट्स में भी लैक्टिक एसिड और यूरिक एसिड जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, लैक्टिक एसिड और यूरिक एसिड जो है वो कहाँ से आते हैं? इट्स कम फ्रॉम योर एसिडिक नेचर ऑफ द डाइट। जो भी आप एसिडिक नेचर के डाइट लेते हैं, यदि आपको सुबह चाय पीने की आदत है, तो आप मान के चलिए कि आने वाले 15-20 साल जो है वो आपको ज्वाइंट्स पेन देके रहेंगे। तो जब कभी आप चाय बिना नहीं रह पाते हैं, मैं ये सीधे नहीं कहूंगा आपसे कि चाय मत पीजिए, लेकिन जब कभी आपको लगता है कि नहीं मुझे चाय पीना है, तो सुबह खाली पेट आप चाय नहीं पीजिए, आप चाय के साथ कुछ और लेने का प्रयास करें। कुछ ऐसी चीजें लें जो जिसका नेचर जो है बहुत एसिडिक ना हो, है ना, बहुत नेचर जो है वो वैसा ना हो कि चाय और वो दोनों मिलकर आपके शरीर में जो है वो एक तरीके की टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहे हैं। तो आप चाय के साथ कुछ बिस्किट्स ले सकते हैं, चाय के साथ कुछ और भी चीजें ले सकते हैं जो चाय के इम्पैक्ट को कम करने का प्रयास करें। अदरवाइज यदि आप सुबह जूस पीने का प्रयास करते हैं तो ज्यादा बेहतर है। और आपको पता भी होना चाहिए कि हमारी जो इंडियन क्लासिकल कल्चर जो है, हम सारे लोग सो कॉल्ड एजुकेटेड है ना, तो हम लोग ज्यादातर प्रभावित काफी होते हैं, इन्फ्लुएंस काफी होते हैं इधर उधर के कल्चर से। लेकिन एक चीज आपको बताएं कि हमारे शरीर में जो सुबह का के समय का जो हमारे स्टमक का सर्केडियन रिदम टेम्परेचर होता है, मॉर्निंग जब आप 7-8 बजे फ्रेश हो लेते हैं, तो 7, 8 और 9 बजे का जो टाइमिंग है, उस समय हमारे स्टमक में जो टेम्परेचर क्रिएट होता है, वो टेम्परेचर चाय को डाइजेस्ट करने के लिए नहीं होता है। वो टेम्परेचर जो है, आप उस समय वो कोई भी मील आप ले सकते हैं, है ना, आप दूध ले सकते हैं, आप मक्खन ले सकते हैं, है ना, जो भी चीज, आप दही ले सकते हैं यदि आपको लेना, चूंकि उस समय जठराग्नि जो है वो बूस्टिंग में होती है। और हमारे इंडियन क्लासिकल कल्चर में खासकर जब हम ऋतुचर्या पढ़ते थे, तो चाय का स्थान ही नहीं था, है ना। अष्टांग हृदय यदि आप पढ़ेंगे वाघभट्ट का, तो उसमें नाश्ते का विधान हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ सीधे खाना खाते थे, है ना। अभी तो ये जब से हम सो कॉल्ड सिविलाइज्ड होने लगे हैं, तो हम हर चीज का समय बना दिए हैं। नाश्ते का समय अलग है, खाने का समय अलग है, फिर उसके बाद शाम के नाश्ते का समय अलग है, फिर रात के डिनर का समय अलग है। इस तरीके से हमने बनाया है। लेकिन हमारे यहाँ आयुर्वेद के अकॉर्डिंग खाने का समय क्या होता था? तो केवल 2 ही होता था। क्या होता था? या तो सूर्योदय होता है, तो सूर्योदय के 1-2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद आप खाना ले सकते हैं, अच्छी मील ले सकते हैं। और खाने सूर्यास्त से पहले केवल यही होता था। लेकिन अभी क्या है कि अभी सारी चीजें बिल्कुल, हम जिस तरीके के सिविलाइजेशन और कल्चर, मॉडर्न कल्चर को सो कॉल्ड मॉडर्न कहते हैं, उसमें कई बार हम बड़े अलग तरीके से जीने का प्रयास करते हैं।
तो आप देखें कि हमारे यहाँ पहले क्या खाया पिया जाता था, तो सुबह सुबह का टाइम जो था वो लस्सी, छाछ, मट्ठा, है ना, जूस, ये सारी चीजें सुबह लोग नाश्ते में लेते थे। आप पंजाब के कल्चर में झांक के आएंगे तो पंजाब के कल्चर में पराठा और लस्सी खाते हैं। हरियाणा के कल्चर में आप आइए तो वो लोग उनके यहाँ घी से बनी हुई गुड़ और घी को मिक्स करके वो सुबह नाश्ता करते हैं, उस चपाती के साथ खाते हैं। उत्तर प्रदेश के कल्चर में आ जाइए तो भगवान कृष्ण खुद सुबह उठते ही मक्खन खाते थे। तो अब आप सोचिए कि हमारा जो फूड कल्चर है, द स्टडी ऑफ द फूड, आप इसको एनालिसिस करिए, हमें समझ में आता है कि हम कितने गहरे तरीके से, साइंटिफिक तरीके से हमारा एक क्लासिकल कल्चर रहा है। ठीक है, सो आगे देखते हैं। निधि जैन म्यूट कर लीजिए, निधि जैन। सो अब आते हैं आगे के टाइप में। तो 3 टाइप तो याद हो गए। पहला टाइप ऑस्टियोआर्थराइटिस, दूसरा आपने देखा र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस, तीसरा जो है वो गाउटी है। गाउटी अर्थराइटिस इज रिलेटेड टू कंप्लीट मेटाबॉलिक ए डिस्टरबेंस, जो आपके बॉडी में जहां यूरिक एसिड या लैक्टिक एसिड हो वो उसका सिम्टम है। और आपके शरीर में जो है वो एक तरीके का जो स्मॉल ज्वाइंट्स जहां जहां है वहां पर ज्यादातर ये इफेक्ट करता है। नाउ फोर्थ रीजन इट्स कॉल्ड एंकिलोजिंग। ठीक है, तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो है, जिसमें कई बार आपकी इस तरीके की स्थिति बनती है जो कुबड़ जैसा है ना स्थिति बनता है। तो एंकाइलोजिंग इट इज a type of arthritis that affect the spine, and as a result long term inflammation affecting bone, ligament and muscles, the bone of the spine fuse together and leading to suffering of spine. Other problem including swelling of tendon and the larging joints. तो एंकाइलोजिंग जो है वो क्या है? तो एंकाइलोजिंग जो है इसमें आप देखें कि आपके ये जो ज्वाइंट्स हैं, ठीक है, ये जो आपका स्पाइनल कॉर्ड जो है वर्टिब्रा, इसमें वो फ्यूज हो जाता है। नॉर्मल वर्टिब्रा आप देख सकते हैं कि दिस इज द वर्टिब्री बोन, दिस इज द कार्टिलेज या स्पॉन्जी डिस्क ऑफ द वर्टिब्रा। लेकिन आप नीचे देख सकते हैं कि जिनको एंकाइलोजिंग की इश्यूज है वहां पर दोनों वर्टिब्रा देखिए फ्यूज हो गया है। आप ये देखिए बोन देखिए, अंदर थोड़ा सा वर्टिब्रा जो है वो झांक सा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है? दिस इज द फ्यूज्ड वर्टिब्रा। और जब फ्यूज्ड वर्टिब्रा होता है तो व्यक्ति का जो मूवमेंट है वो आगे झुकने में उसको दिक्कत जाएगी, पीछे झुकने में दिक्कत जाएगी। तो एक तरीके का जो उसका आकृति है वो कैसा होगा? वो ऐसा करके खड़ा होकर बिल्कुल झुक के चलने का ट्राई करेगा, है ना। तो इस तरीके की कर्वेचर जो है वो बन जाएगा स्पाइनल रीजन पे और वो झुक के ही चलेगा। तो ऐसी तरीके की जो टाइप है उसको क्या कहते हैं? तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहलाता है। फिर आगे देखते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस देखते हैं, जिसमें होता क्या है, आपका सर्वाइकल रीजन का जो स्पॉन्ज है या डिस्क है वो पूरी तरीके से डिजेनरेट हो जाता है और वहां की बोन जो है वो फ्यूज हो जाती है। जैसे इट इज अ टाइप ऑफ द डिजेनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस अफेक्ट्स द जॉइंट्स एंड बोन इन द नेक व्हिच कैन लीड टू पेन एंड स्टिफनेस। ठीक है, तो क्या है? ये कहते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वो स्पॉन्डिलाइटिस कहलाता है जो आपके ये सर्वाइकल जो ऊपर का C1 to C7 है ना, इस रीजन की यदि बोन जो है वहां की जो ये डिस्क आपको व्हाइट कलर की दिख रही है, यदि वो डीजेनरेट होने लगे तो वहां के जो बोन है वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में जो है वो नेक का मूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है और बॉडी में पेन जो है वो बढ़ जाता है, नेक का स्टिफनेस बढ़ जाता है, गर्दन जो है वो मूव नहीं हो पाती है। तो ऐसी रीजन को हम कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। अच्छा, स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब क्या होता है? स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब होता है आपका जो स्पॉन्जी डिस्क है, दिस इज द स्पॉन्जी डिस्क, उसमें सूजन आ जाना या वहां पर इन्फ्लामेशन हो जाना। तो स्पॉन्जी डिस्क को क्या कहते हैं? ये जो आपकी व्हाइट कलर की जो डिस्क दिख रही है, जो एक तरीके की सपोर्टिव डिस्क कहलाती है आपके बोन के बिटवीन में, वहां पर इन्फ्लामेशन के चांसेस पूरी तरीके से बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो आपका मूवमेंट है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो आज के समय में आप देखेंगे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो है वो कॉमन सा है। जो लोग ज्यादातर मोबाइल चलाते हैं और मोबाइल चलाने के तरीके में आप देखें ज्यादातर गर्दन को नीचे करके रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है वो
लोगों को अच्छा खासा सर्वाइकल का इश्यूज देखने को मिलता है। और क्या होता है, तो साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि जो लोगों जो जैसे किसी लोगों को जर्क लग गया है या कई बार वजन गलत तरीके से आप सो रहे हैं तो एक रॉन्ग पोस्चर है ना? तो इस तरीके की स्थिति में सर्वाइकल भी इम्पैक्ट हो जाती है। कई बार वजन आप जिम कर रहे हैं और कुछ ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आपके सर्वाइकल रीजन में अचानक से तनाव आ जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉज ऑफ द सर्वाइकल रीजन। तो हमें उनके लिए कौन सी प्रैक्टिस, किस तरीके के जॉइंट्स की प्रैक्टिस या योग की प्रैक्टिस करानी है, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सो हर एक वैकिक में आप हर एक ही नुस्खा अप्लाई नहीं करेंगे। बैकिक का कॉज पहले जानने के प्रयास करेंगे, या सर्वाइकल रीजन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का कोई पेशेंट आपके पास आया है तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट को पहले ऑब्जर्व करेंगे, उसके कॉज को जानने का प्रयास करेंगे कि भाई यदि उसका पीछे के हिस्से में मूवमेंट नहीं हो रहा है तो रीजन क्या है। मसल्स स्टिफ है, डिस्क जो फ्यूज है, डिस्क जी डीजेनरेट है, इसलिए कई बार मेडिकल क्लिनिकल डायग्नोसिस की जरूरत पड़ती है। तो जब किसी को इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर क्या करते हैं कि वो प्रॉपर एक डायग्नोसिस करते हैं, वो एक्सरे कराते हैं, है ना, वो पर्टिकुलर उस रीजन का टेस्ट कराते हैं ताकि उनको एग्जैक्टली पता चल जाए कि वहां पर हो क्या रहा है ना। कई बार ऐसा होता है कि एक्सरे में चीजें जो हैं वो नहीं समझ में आती हैं, क्योंकि दिस इज द पेन, दिस इज द बात। लेकिन फिर भी आपको यदि इस तरीके के ट्रीटमेंट के साथ जुड़ना है तो डॉक्टर के कंसल्टेशन को आपको साथ में रखना है। आप कहीं से भी कोई भी ट्रीटमेंट ऐसे नहीं करेंगे, है ना, कि पता चला पीछे गर्दन मूव नहीं हो रही है, आपने उनसे कहते नहीं हमने सीखा तो है, बढ़िया ये वाली प्रैक्टिस करते रहो, ग्रीवा संचालन की प्रैक्टिस बढ़िया है, आसन प्राणायाम मुद्रा बंद में बताया गया। तो मे भी हो सकता है कि वो उसको जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है उसमें डिस्क पूरी तरीके से रप्चर हो चुके हैं, अब दोनों बोन आपस में जुड़ी हुई है, तो आप उनमें जब इस तरीके की प्रैक्टिस कराएंगे मूवमेंट का तो पेन की सिवियरिटी बढ़ जाएगी। इसलिए क्या करना है, सबसे पहले जब कभी स्केलेटल इंजरीज किसी को होती है या स्केलेटल डिसऑर्डर होता है तो हम सबसे पहले सपोर्टिव प्रैक्टिस कराते हैं, है ना। तो हम सीधे आसन पे नहीं कूदते हैं या सीधे हम उसको बहुत ऐसी प्रैक्टिस नहीं देते। सबसे पहले उसके पोस्चर को ठीक करने का प्रयास करते हैं कि भाई रॉन्ग पोस्चर्स की वजह से यदि ये है तो पहले उसको ठीक करें। तो जैसे फॉर एग्जांपल सर्वाइकल इश्यूज है तो वो बैक रीजन जो आपका स्कल रीजन है, नेक रीजन के सपोर्ट को ठीक करने का प्रयास पहले किया जाता है। इस स्थिति में एक स्कूल बहुत फेमस है जो ज्यादातर सपोर्टिव थेरेपी देता है। आप में से पता है एक बहुत फेमस स्कूल है योग का जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट देता है किसी भी बीमारी के लिए। एनीवन? बहुत फेमस स्कूल है वो। कोई भी बीमारी होती है तो वो सीधे उसको नहीं कोई आसन कराता है, वो सपोर्टिव पहले ट्रीटमेंट देता है उसके बाद आसन और भी प्रैक्टिसेस। एनीवन? किन्हीं को पता है? ओके चलिए बताता हूँ। बहुत फेमस स्कूल है अयंगर स्कूल का, इंस्ट्रूमेंटल ऑफ योग। अयंगर स्कूल बहुत फेमस है, BKS अयंगर का नाम सुना होगा। 2009 में वो पद्मश्री से नवाजे गए थे और 2014 में आई थिंक उनकी डेथ हुई थी। पद्मश्री उनको मिला था, लेकिन उससे पहले जो उनके कंट्रीब्यूशन है वो देखने लायक है। उन्होंने एक टेक्निक्स बनाई, उसको उन्होंने कहा इंस्ट्रूमेंटल। जैसे आपने देखा होगा ज्यादातर आज के समय में लोग बेल्ट का यूज करते हैं, प्रॉप्स का यूज करते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ये टेक्निक्स जो है वो पेशेंट को ट्रीट करने के लिए भी बनाई गई थी और काफी जगह इसके सेंटर्स चलते हैं और इसके प्रशिक्षण भी चलते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते हैं कि प्रॉपर, जैसे आप देखेंगे जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं तो जब फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो उनके पास एक पूरा सेटअप होता है थेरेपी का, कि एक उनके पास प्रॉप्स होते हैं, एंटी ग्रेविटी, ग्रेविटी रिलेटेड कुछ रोप्स होती हैं, कुछ तरीके के वुडन और कुछ स्टील या आयरन के प्रॉप्स होते हैं जिनका यूज करते हैं वो लंबे समय के लिए, उस पे पहले बना के रखते हैं। उसके बाद जब धीरे धीरे सपोर्ट ठीक होने लगता है, सपोर्ट से वो ठीक होने लगते हैं, तब वो जाके आसन कराते हैं। तो इस तरीके से इंस्ट्रूमेंटल योग, यदि आप कभी अयंगर योग या इंस्ट्रूमेंटल योग गूगल करें तो आपको समझ में आएगा कि प्रॉप्स के थ्रू भी वो प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं, बेल्ट और रस्सियों के मदद से, प्रॉप्स के मदद से, वुडन प्रॉप्स के मदद से, है ना, चेयर्स के मदद से, या कोई और भी जो पिलोज हैं या और भी जो
प्रॉप हो सकते हैं, वुडन प्रॉप या सम कुशन प्रॉप, कुछ भी हो सकते हैं जिनके थ्रू जो है वो ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है आज के समय में कि योग भी जो है वो पेन मैनेजमेंट के लिए लोग उसको उपयोग में लेके आते हैं और आसानी से पेन को मैनेज भी करते हैं। नाउ अभी और भी बातें करें, जैसे बैकएक भी है कि फॉर एग्जांपल किसी को लंबर रीजन में पेन हो रहा है, तो लंबर रीजन के कई पेन हो सकते हैं। हो सकता है उसको लंबर रीजन में स्पॉन्डिलाइटिस होगा, या हो सकता है उसको लंबर रीजन का मस्कुलर पेन होगा, या हो सकता है उसकी लंबर रीजन की जो हड्डी है वो बाहर आ रही होगी। सो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ द फैक्टर जो काम करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे पेन जो है वो देखने को मिलते हैं। अब कॉमन जो सिम्टम है अर्थराइटिस का वो हम लोग देखते हैं, अर्थराइटिस या स्पॉन्डिलाइटिस या बैकएक का। तो पहला क्या है, सोरनेस इन द जॉइंट्स आफ्टर द ओवरस और इनएक्टिविटी। कई बार यदि जिन लोगों को अचानक से पैर में सुन्न होने लगता है, सोरनेस होने लगता है ना, पैर आई थिंक बुंदेली में उसको क्या कहते हैं, कि पैर सो जाता है, या है ना, चिनचिनाहट होने लगती है, झुंझुनाहट सी होने लगती है ना, शून्य हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति यदि बार बार सिम्टम बने तो आप मान के चलिए कि अर्थराइटिस के इश्यूज जो है वो सिम्टम जो है उनके अंदर आ सकते हैं। पेन इन द जॉइंट्स, कई बार सुबह उठते ही या आपके काम के दौरान कोई भी आप काम कर रहे हैं, आपके जॉइंट्स में पेन बराबर बना हुआ है ना, या हाथ के जॉइंट्स में, पैर के जॉइंट्स में, घुटनों में, कंधों में, गर्दन में, सर्वाइकल रीजन में, लंबर रीजन में, कहीं भी आपको जॉइंट्स में पेन सा महसूस हो रहा है, तो आप ये सोचें यदि लंबे अरसे से पेन चल रहा है, पेन की स्थिति बढ़ रही है, तो मान के चलें कि अर्थराइटिस के कुछ सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलते हैं। फिर स्टिफनेस इन द जॉइंट्स मेनली अकर्स और इनएक्टिविटी एंड डिस्पेयर्स व्हेन पुट ऑन यूज। कई बार ऐसा होता है कि जॉइंट्स में पेन होता है ना, लेकिन कई बार जब आप काम करने लगते हैं तो वो गायब हो जाता है, फिर उसके बाद अचानक से आ जाता है। तो जब ये पेन आपको एपिसोड फॉर्म में आना शुरू हो जाए, एपिसोड का मतलब क्या होता है कि अभी पेन है, उसके बाद थोड़ा सा आपने वर्कआउट किया तब ठीक रहा, उसके बाद अचानक से फिर होने लगता है, नॉर्मल जैसे बैठे या रिलैक्स करने लगे तो शरीर में या जॉइंट्स में अचानक से पेन होना शुरू हो गया। तो आप मान के चलिए कि ऐसी स्थिति यदि बनती है तो ये भी कहीं हल्के फुल्के सिम्टम जो है वो अर्थराइटिस से मिलते जुलते हैं। फिर क्या, इंपेयर्ड रेंज ऑफ द मूवमेंट, आपके पैरों के, हाथों के, उंगलियों के मूवमेंट जो है नॉर्मल मूवमेंट से बेहतर नहीं हो पा रहे हैं। जैसे पहले नॉर्मल मूवमेंट करते थे, आप एक तरीके की रेंज से जुड़ते थे, उस रेंज का प्रॉपर तरीके से न मिल पाना भी जो है वो देखने को मिलता है। वार्मथ एंड रेडनेस इन जॉइंट इन्वॉल्व, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जब कभी कोई अर्थराइटिस का पेशेंट आपको मिलता है या बैक पेन का या स्पॉन्डिलाइटिस का पेशेंट मिले, तो यदि वो कहता है कि मेरे हाथ की उंगलियों में जो है वो दर्द बना रहता है, तो आप उसके हाथ की उंगलियों को छुएं। यदि हाथ की उंगलियां जो है वो बराबर गर्म है, हाथ की उंगलियों में बराबर सूजन बना हुआ है, उनके जॉइंट्स में प्रॉपर रेडनेस जैसा है ना, लाल जॉइंट्स बने हुए हैं, लाल तरीके का कलर हो गया, तो मान के चलिए कि दिस इज द सिम्टम रिलेटेड टू इनिशियल सिम्टम ऑफ द अर्थराइटिस। ठीक है, जॉइंट्स में अपीयर नॉर्मल बट बोनी इनलार्जमेंट में बी फेल्ट अराउंड द जॉइंट मार्जिन। कई बार ऐसा होता है कि हड्डियां बढ़ जाती हैं, है ना, तो भी पेन की सीवियरिटी बढ़ जाती है। कैरेक्टरिस्टिकली इन्वॉल्व वेट बियरिंग जॉइंट्स, ठीक है ना। ऑस्टियोआर्थराइटिस में ज्यादातर ये देखा जाता है कि ज्यादातर जैसे जैसे आपका वजन वगैरह भी यदि बढ़ रहा है तो उस दौरान भी जॉइंट्स इश्यूज देखने को मिलते हैं। आपके जॉइंट्स में स्वेलिंग हो जाना, ठीक है ना, जॉइंट्स में सूजन हो जाना जो कि रेडिशनेस से रिलेटेड है। जॉइंट डिफॉर्मिटी में भी सीन इन रिमेटॉइड अर्थराइटिस, कई बार आपके जॉइंट्स जो है वो डिके होने लगते हैं, आपस में एक बोन दूसरे बोन से फ्यूज होने लगते हैं। दिस इज द आल्सो रिलेटेड टू दैट। सम अनदर सिम्टम्स लाइक आपको आलस बार बार आता है ना, बुखार बना रहता है, मस्कुलर पेन बना रहता है, भूख कम लगती है, डिप्रेशन के इश्यूज ज्यादातर हो जाते हैं, अवसाद, है ना, और कई बार अचानक से ठंड हो जाता है, या कई बार आपके हाथों से या पैरों से पसीने निकलते रहना। दिस इज द आल्सो सिम्टम ऑफ द जॉइंट्स, ठीक है।
So, what is the management of the arthritis or the joints pain or the joint issues or joint disorder? So, some specific management here is the mention. तो यहाँ पर कुछ मैनेजमेंट जो है वो मैं आपके सामने मेंशन करना चाहूंगा। तो शुरुआत में मैंने आपसे ये जरूर शेयर किया और मैंने आपसे बताया कि जॉइंट्स के जॉइंट्स जो इश्यूज हैं वो किस तरीके के इश्यूज कहलाते हैं। तो दिस इज द वातज रोग, वात रोग। तो वात रोग यदि शरीर में बढ़ रहा है तो इसका मतलब शरीर में रजस बढ़ रहा है ना, वातज बढ़ रहा है, रफनेस बढ़ रही है ना, शरीर का वात प्रकोपन हो रहा है। तो मोबिलिटी जो है वो डिस्टर्ब यदि हो रही है तो कहीं ना कहीं बात की वजह से तो क्या करना है, तो कहते हैं कि प्रॉपर कोशिश करिए, शुड बिगिन अर्ली टू रिड्यूस जॉइंट डैमेज। यदि आपको लगता है कि आपके बॉडी में जॉइंट इसलिए डैमेज हो रहा है क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं जा रहे हैं, तो ट्राई टू डू एंड ट्राई टू टेक प्रॉपर मिनरल्स लाइक अ कैल्शियम, लाइक अ फॉस्फोरस, है ना। तो फॉस्फोरस, कैल्शियम, इन तरीके के न्यूट्रिशंस आप बराबर चाहें तो उनको फूड वेजिटेबल्स से आप प्रॉपर ले सकते हैं। जैसे ज्यादातर आपने देखे होंगे कुछ सेशंस में भी डॉक्टर्स जो है वो कैल्शियम टैबलेट देने लगे हैं आजकल, कैल्शियम टैबलेट। तो कैल्शियम टैबलेट जो है वो एक तरीके से जॉइंट को नर्चर करने का टैबलेट है। जो जो जॉइंट डिकैल्सिफाइड हो रहा है या जिन जॉइंट्स में या जिन हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो रही है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, उनको प्रॉपर कैल्शियम देने का प्रयास करते हैं। या तो दूध के थ्रू देने का प्रयास करते हैं, या तो आप चना या मूंगफली, इस तरीके के जो आपके यहाँ किचन में चीजें पाई जाती हैं उनमें कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है। चने को यदि आप खासकर पानी में डाल देते हैं तो उसका कैल्शियम जो है एक तरीके से सॉल्युबल फॉर्मेट में आ जाता है। तो ज्यादातर डॉक्टर्स जो हैं वो क्या खाने को अलाउड करें, तो वो चना है, खासकर मूंगफली है, अखरोट है ना, पीनट्स हैं, ये भी जॉइंट्स के पेन को ठीक करने का प्रयास करते हैं। आगे दूसरा कि चूना आपने देखा होगा, ज्यादातर ये देसी ट्रीटमेंट लोग बहुत यूज करते हैं, जो तंबाकू का चूना होता है। उस तंबाकू के चूने का उपयोग लोग डिकैल्सिफिकेशन से बचने के लिए करते हैं कि जैसे गेहूं के दाने के बराबर चूना वो लेते हैं और अपने खाने में मिलाकर खाते हैं, है ना। तो उनका ये भी कहना है कि जो चूने का इंटेक है वो भी आपके बॉडी में एक कैल्शियम इंटेक बढ़ा रहा है। तो यदि आप दाल खा रहे हैं तो दाल में बहुत थोड़ा सा सुई के नोक का 10 टाइम या गेहूं के दाने के बराबर चूना कई बार लोग खाते हैं। बट ये भी आप यदि इसको प्रयोग करेंगे तो इसको भी अंडर सुपरविजन ऑफ द डॉक्टर, यदि कोई डॉक्टर आयुर्वेद का, आप उससे पूछिए कि क्या ये उचित है। क्योंकि पहले के समय में तांबूल जब खाते थे, पान खाते थे, अभी तो पान की कई वेराइटीज होती हैं, पान खाना एक शौक हो गया है। पहले पान खाना एक तरीके का ये कह सकते थे कि दिस इज द पार्ट ऑफ द हाइजीन, है ना। पान खाना हाइजीन का पार्ट क्यों था, क्योंकि तांबूल सेवन हाइजीन का पार्ट इसलिए था क्योंकि पान में जो वो चूना और उसमें जो कैथ, जिसको कत्था आप कहते हैं, वो मिलाते थे। और केवल कोई सुपारी पाड़ी नहीं, केवल और केवल आप इन्हीं को मिला के जब आप इंटेक करते थे, तो पान की जो क्वालिटी है, पान किस नेचर का है, तो पान अग्निवर्धक है ना, आपके अंदर अग्नि को पैदा कर सकता है, डाइजेस्टिव कैटलिस्ट है ना, डाइजेशन का बढ़ावा देता है। तो यदि आप उसके साथ चूने की मात्रा यदि अंदर जाती है, थोड़े से चूने की मात्रा, बहुत ज्यादा भी नहीं होती थी, तो वो भी एक तरीके का हेल्दी मेडिसिनल अप्रोच होता था। तो पहले के टाइम पे हम देखें कि जो खाने के बाद आप यदि मुख शुद्धि के लिए कुछ लेते हैं, जैसे आप अजवाइन खाते हैं या आप सौंफ खाते हैं, तो अजवाइन खाना भी वात नाशक है ना, वात को ठीक करता है। अजवाइन है, सौंफ है ना, आप सौंफ और मिश्री भी लेते हैं, ये भी खाने के बाद का तरीका जो है, दिस इज ऑल्सो आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। तो खाने का इस तरीके का तरीका जो है वो भी हम देखें और उसके हिसाब से भी एक मैनेजमेंट किया जा सकता है, डाइटरी मैनेजमेंट को यदि बात करें। और क्या है, सिंस ओबेसिटी हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन आर्थराइटिस, सो एन ओवरवेट पर्सन शुड ग्रेजुअली लूज वेट आल्सो। तो कई बार यदि आपको लगता है कि जॉइंट्स आपके शरीर में दर्द बहुत ज्यादा है और वो दर्द का एक रीजन है ओबेसिटी, आपका मोटापा,
तो मोटापे को कम करने के लिए, है ना, मोटापा कम बना रहे इसके लिए आपको प्रॉपर उस तरीके का डाइटरी मैनेजमेंट करना पड़ेगा। कई लोगों का सवाल हमेशा ये होता है कि साहब यदि हमारा मोटापा बढ़ रहा है तो हम प्रैक्टिस भी नहीं कर पाते हैं, आलस बहुत ज्यादा आता है, तो क्या किया जाए? तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि आप जब तक, क्योंकि मोटापे का रीजन क्या है, बेसिक रीजन समझने का प्रयास करिए कि जो आप इनटेक कर रहे हैं चीजें, वो चीजें आपके अंदर जा रही हैं कैलोरी फॉर्म में, है ना, दिस इज द फाइनल फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज, और वो कैलोरी जो है वो बन तो खूब रही, लेकिन कैलोरी बाहर बर्न नहीं हो रही है। तो हो क्या रहा है कि आपके सेल को नॉर्मल लेवल पे देखा जाए तो यदि आप कोई प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हमारे बॉडी को लगभग 700-800 कैलोरी इज सफिशिएंट, लेकिन जब आप कोई काम करते हैं, मेंटल वर्क करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, कोई ऐसा मेहनत भरा वर्क करते हैं, तो कई बार आपकी कैलोरी जो है बर्न होती है, तो आपके शरीर को लगभग 1800 से 2200 कैलोरी फिर चाहिए होती है। तो कैलोरी का हिसाब किताब भी लेके चलते हैं कि यदि आप वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट बहुत जरूरी है, लेकिन वर्कआउट के साथ साथ डाइट का इम्प्लीमेंटेशन भी उतना ही जरूरी है। तो यदि आपको लगता है कि हमारा खाना जो है वो हम 1800 कैलोरी का खाना खाते हैं, लेकिन हमारा वर्कआउट जो है वो उतना नहीं होता है, तो आप क्या करें कि आप या तो वर्कआउट शामिल कर लीजिए, और नहीं तो यदि आप कम मेहनत करते हैं, आप नहीं वर्जिश करते कुछ, तो आप अपनी कैलोरी कम कर दीजिए, तो आपको 800 व 100 कैलोरी पे आ जाएगी, है ना। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के सहारे भी लोग रहते हैं, उसमें भी कैलोरी कम होती है, उसमें किया जा सकता है, लेकिन ओवरऑल शारीरिक वर्जिश इसलिए जरूरी है क्योंकि जो भी आप ग्लूकोज इनटेक कर रहे हैं उस ग्लूकोज का बाहर आना बड़ा जरूरी है, और वो बाहर किस फॉर्म में आएगा, तो बिना वर्कआउट से वो बाहर आएगा नहीं, है ना। जब तक एटीपी नहीं बनेगी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ग्लूकोज के ही संयोग से बनता है, तो जब तक आप उस ग्लूकोज को जलाएंगे नहीं, बर्न नहीं करेंगे, तब तक चीजें होने वाली नहीं। इसीलिए ये भी ध्यान में रखें मोटापे के दौरान कि डाइटेटिक्स जो हमारा है, डाइटरी मैनेजमेंट है, उसमें प्रोटीनियस चीजें हमारी कम हो जाए, है ना, उनको बहुत ज्यादा तो लेके नहीं आ रहे हैं, तो हैवी फूड कम खाइए, प्रोटीनियस चीजें कम खाइए, है ना, ज्यादातर कोलेस्ट्रॉल और ऑयली चीजें कम लीजिए, तो धीरे धीरे जो है वो वेट की स्थिति जो है आपकी नियंत्रण में आना शुरू हो जाएगी। और क्या है, तो और ये कहते हैं कि आपको कुछ देखा जाए तो आपको क्या लेना है, तो कहते हैं आपको कुछ अवॉइड फ्राइड फूड, है ना, जो तला हुआ भुना हुआ फूड है, मैंने आपको पहले भी बताया, तला भुना फ्राइड फूड जो है वो हमारे अंदर एसिड नेचर क्रिएट करेगा, और एसिडिक नेचर जैसे ही क्रिएट होगा तो बॉडी के अंदर एसिडिक कंजम्पशन, या यू कहें तो लैक्टिक या यूरिक एसिड का कंजम्पशन होना शुरू हो जाएगा, जो बॉडी के जॉइंट्स में कंजम होगा, वो देखने को मिलेगा। तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम कैसे अपने आप को उस स्तर पे लेके आए कि हम आसानी से इन चीजों से फ्री हो सकें। सो आप अवॉइड फ्राइड फूड, है ना, फ्राइड फूड यदि जो आप ले रहे हैं तो बराबर है कि आपके बॉडी में जो है वो लैक्टिक एसिड तो बनेगा ही बनेगा, वो कहीं जाएगा नहीं, बिल्कुल पूरी तरीके से बनेगा, ठीक है। आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं इंक्रीज द फ्लूइड इनटेक, ऐसी चीजें लीजिए, है ना, जो आपके फ्लूइड को, खासकर यहाँ दो शब्द आ रहे हैं, एक तो लिक्विड फॉर्म में ज्यादा चीजें लीजिए जाके, जो कि आपके साइनोवियल फ्लूइड को भी आपको इंक्रीज करे। जैसे आप दूध का सेवन करते हैं तो दूध में आप चाहें तो उसमें हल्दी को यूज करते हुए आप लें, ताकि आपके फ्लूइड का साइनोवियल मूवमेंट बना रहे। हल्दी का जो नेचर है वो एंटी टॉक्सिक नेचर होने की वजह से आपके जॉइंट्स के जो यूरिक एसिड हैं वो आसानी से एलिमिनेट हो सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ देखिए, दिस इज द लिबरल इनटेक ऑफ मिल्क, restrict the salty food and the table salt in case of sodium retention। जब कई बार आपका पेन बढ़ा हुआ है तो स्वाभाविक है, गर्म प्रकृति का कुछ भी ऐसा नहीं आपको लेना है बहुत गर्म हो वो, जैसे सोडियम का नेचर जो है वो आपके ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से, है ना, आपके बॉडी में पेन की इंटेंसिटी भी बढ़ सकती है। सो जस्ट ट्राई टू इनटेक लो सोडियम, है ना, तो कम नमक खाना शुरू करें ताकि आपके जो मसल्स हैं वो धीरे धीरे फ्लेक्सिबल मोड में भी आए।
दूसरा, आप जितना ज्यादा सोडियम इंटेक करेंगे आपके मसल्स जो है उतने रिजिड होंगे। कई बार कुछ लोग हमसे ये पूछते भी हैं कि सर हम योग की प्रैक्टिस करते हैं लेकिन हमारा बॉडी बहुत स्टिफ होता है, हम क्या करें? तो सबसे पहले आप नमक का उपयोग कम करिए, कम नमक खाइए, और जो भी आपके खाने में स्निग्ध चीजें हैं, चिकनी चीजें हैं, घी है ना, इन चीजों का, मक्खन है, इन चीजों का सेवन आप करना शुरू कर दीजिए। तो उससे होगा क्या कि उससे आपका जो बॉडी है ना, वो पूरी तरीके से, वहाँ के जो मसल्स हैं वो फॉर्म एक तरीके से फ्लेक्सिबल फॉर्म में आना शुरू हो जाएंगे। दूसरा, आपने ये भी देखा होगा, दिस इज द साइकोलॉजी ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी। जो लोगों में नमक खाने की आदत ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, उन लोगों की जो प्रकृति है वो कैसी है, जो बहुत नमक खाते हैं उनकी प्रकृति गर्म प्रकृति है। तो गर्म प्रकृति होगी, वो बार बार नमक खाना पसंद करते हैं, ज्यादा नमक खाना पसंद करते हैं। इसका मतलब यदि बहुत ज्यादा नेचर आपका गर्म है तो आपके जो इमोशंस हैं दे आर ऑलरेडी कैसे हो जाएंगे, वो भी गर्म नेचर के होंगे, या वो स्टिफ नेचर के होना शुरू हो जाएंगे। तो आपके जो भी इमोशंस हैं वो भी स्टिफ नेचर में आएंगे, बिल्कुल स्टिफ हो जाएंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि जो लोग नहीं झुक पाते हैं आसन के दौरान, उनका मन भी बड़ा एरोगेंट नेचर का होता है। So this is the related to body mind flexibility. This is the very deep study of the psychology of yogasana. So यदि आप आगे झुकते हैं, झुक पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपका जो माइंड है, आपके इमोशंस जो हैं वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हैं, है ना। तो एक जगह मैं पढ़ रहा था कि ज्यादातर हमारे इमोशंस इतने रिजिड होते हैं कि हमारे बॉडी में भी रिजिडनेस या स्टिफनेस आ जाती है। तो वो सारे मसल्स जो हैं वो बिल्कुल कंपैक्ट हो जाते हैं। इसलिए ट्राई टू फ्लेक्सिबल ऑफ योर माइंड, ट्राई टू कीप ऑफ योर माइंड इन फ्लेक्सिबल वे। अपने मन को एक तरीके से फ्लेक्सिबल नेचर से कनेक्ट करने का प्रयास करें, अपने मन को। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्यूटी ऑफ द यौगिक चर्या, योग आसन, योग कल्चर। नाउ और क्या कर सकते हैं? फैटी फूड, हैवी फूड, इसको भी अवॉइड करना है ना। कैफीन, शुगर, ये सारी चीजों को कम करें। शुगर यदि जितना लेंगे तो कई बार वो एक लेवल पर तो ठीक है, मदद है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही कफस बढ़ेगा बात और ज्यादा बढ़ेगा। तो शुगर का इंटेक कम कर दीजिए, और खासकर जहां पेन बहुत ज्यादा जब हो गया तो हम ज्यादातर शुगर नहीं लेते। इन्फ्लामेशन ज्यादातर यदि हो गया तो वहां शुगर इंटेक या कैफीन इंटेक थोड़ा सा कम करिए, है ना। आप वहां पर फिर कुछ गर्म चीजों का भी सेवन कर सकते हैं ना। यौगिक मैनेजमेंट ऑफ द आर्थराइटिस जो है वो थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। तो यौगिक मैनेजमेंट क्या होता है, तो ध्यान रखें यहाँ पर मैनेजमेंट जो है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमें ज्वाइंट्स को ऐसे नहीं कसरत करा देना है कि सारी ज्वाइंट्स जो है वो खड़खड़ा जाएं, है ना। आपको ज्वाइंट्स की जो भी प्रैक्टिस करानी है उसकी कंडीशन, उसके स्टेटस को ध्यान में रखते हुए, पेशेंट की स्थिति क्या है वो भी ध्यान में रखते हुए आपको कराना है। तो सिंपल ओम चैंटिंग एंड प्रेयर, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला एंड द बेसिक इनिशिएशन ऑफ द योगिक प्रैक्टिसेस। बट इफ यू डू द क्रिया कपालभाति, कुंजल कपालभाति, क्यों? क्योंकि कपालभाति जो है एक तरीके से ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रैक्टिस है, और कपालभाति से आपका वात जो है वो स्टिमुलेट हो सकता है। खासकर गैस जो मेटाबॉलिज्म है, यदि जिन लोगों को गाउटी अर्थराइटिस है, मेटाबॉलिज्म इश्यूज है, ऐसे लोगों के लिए कपालभाति मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर कुंजल की प्रैक्टिस है ना, कुंजल कराइए। कुंजल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुंजल जो है वो एक तरीके से पित्त और वात का शमन करती है। तो यदि वात पित्त की स्थिति बनी हुई है ना, खासकर कुंजल इज रिलेटेड टू कंप्लीटली पित्त रिलेटेड, तो पित्त को बाहर निकालने का काम करती है, जो भी एक तरीके से कॉज हो सकती है आपके डायबिटीज का। सिंपल ज्वाइंट मूवमेंट, आप आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंध। स्वामी सत्यानंद सरस्वती, बिहार स्कूल ऑफ योगा, आप इनकी एक बुक है, आप इसको एक बार देखें। तो खासकर वहां पर सिंपल ज्वाइंट मूवमेंट में इसका नाम पवन मुक्त आसन सीरीज भाग 1 के नाम से इसको जाना जाता है। इसको एंटीरोमेटिक सीरीज भी कहते हैं, या ज्वाइंट रिलेटेड प्रैक्टिसेस भी कहते हैं, या सिंपल ज्वाइंट मूवमेंट सीरीज भी कहते हैं इसको। तो आप जब इसको देखें, बहुत सिंपल सी प्रैक्टिस है, और इस प्रैक्टिस को ब्रीदिंग के साथ, अवेयरनेस के साथ जब हम कई बार कराते हैं
तो केवल एंटीरोमेटिक सीरीज पार्ट 1 जो है वो अपने आप में गहरे ध्यान की प्रैक्टिस है। आप छोटे छोटे ज्वाइंट की प्रैक्टिस कराइए, ज्वाइंट से कम्युनिकेट करिए, हर एक मूवमेंट को एंजॉय करिए, हर एक मूवमेंट के एक्सपीरियंस को स्टोर करते रहिए। आप पाएंगे कि आपकी स्थिति धीरे 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 करके बहुत व्यवस्थित हो सकती है। लेकिन इतना एंटरटेनिंग कराने वाला गुरु या टीचर आपके पास होना चाहिए जो छोटे छोटे ज्वाइंट्स पेन की प्रैक्टिसेस को भी बड़े आनंद के भाव से कराए। अदरवाइज आज की स्थिति ऐसी है कि हम ज्वाइंट्स की प्रैक्टिस करते तो हैं, लेकिन उसमें क्या है, उसमें बड़ा बोरियत महसूस करते हैं। कौन करे, एक दो बार में यदि शुरू किया तो कोशिश रहती कि झटके से उसको निपटा दो, है ना। पैर की उंगलियों से शुरू किया तो बीच के पोर्शन को छोड़ते हुए सीधे गर्दन पे आके रुकते हैं और गर्दन को आगे पीछे मूव करके काम खत्म। सो हम लोग डायनामिक प्रैक्टिस में, आइसोटोनिक प्रैक्टिस में ज्यादा, स्टैटिक प्रैक्टिस, डायनामिक में भी ज्यादा बिलीव करने लगे हैं। तो इसमें क्या करना है कि आपको थोड़ा सा इसको है स्टैटिक डायनामिक करिए, तो रुकते हुए और आराम से इस प्रैक्टिस को करते जाइए, तो हो सकता है चीजें बहुत गहरा रिजल्ट दें। नाउ फोर्थ नंबर, दिस इज सेलेक्टेड प्रैक्टिसेस ऑफ सूक्ष्म व्यायाम, ग्रीवा शक्ति विकासक, पूर्ण भुज शक्ति विकासक, मणिबंध शक्ति विकासक, करतल शक्ति विकासक, जानु शक्ति विकासक, गुल्फ पाद प्रोष्ठ पाद तल शक्ति विकासक. This is a technique, write down, this is a very famous technique, it's called a yogic micro practice. Write down the fourth number of practice, selection practice of the Sukshma Vyayam. This is called a yogic micro practice. This practice is invented by or the founded by Swami Dhirendra Brahmachari. स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, उनकी बुक है जो साइंस ऑफ योग के नाम से भी है और यौगिक सूक्ष्म व्यायाम करके भी बहुत फेमस है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। आप पाएंगे बहुत बेहतर बुक है ये। 48 यौगिक माइक्रो प्रैक्टिसेस दे रखी हैं, लेकिन वो सारी प्रैक्टिसेस जो है वो हेल्दी कंडीशन के पेशेंट्स के लिए हैं ज्यादातर, चूंकि उसमें ज्यादातर डायनामिज्म बहुत है, उसको फास्ट करना होता है, उसमें प्रॉपर अलाइनमेंट का ध्यान देना होता है, ब्रीदिंग की प्रैक्टिस को उसमें बहुत फोकस किया गया है। तो एक तरीके से ब्रीदिंग, अलाइनमेंट और ध्यान, तो श्वास, ध्यान और आपके आसन का अलाइनमेंट, ये तीनों चीजें मिक्स हैं और कहीं जगह मुद्राओं का उपयोग किया गया, कहीं जगह नहीं भी किया गया है, दोनों तरीके से है। सो आसन, धारणा और प्राणायाम। तो धारणा इज रिलेटेड टू अवेयरनेस, है ना। आसन इज रिलेटेड टू योर बॉडी पोस्चर एंड प्राणायाम रिलेटेड टू योर ब्रीदिंग। तो ये तीन चीजें जो हैं आपको इसमें देखने को मिलेंगी। यदि आप में से किसी को ये सीखना है तो इस प्रैक्टिस को आप बिल्कुल रिक्वेस्ट करके भी सीख सकते हैं, यदि वो सिलेबस का पार्ट है। अदरवाइज आप गूगल में जाइए, वो बुक अवेलेबल है, उस बुक को आप पढ़िए और उस अभ्यास को सीखिए। बहुत गहरी प्रैक्टिसेस हैं ये यौगिक माइक्रो प्रैक्टिसेस, जो स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के माध्यम से बनाई गई हैं। और उनके और भी जो प्रैक्टिसेस हैं, हालांकि वो किताबें जो है वो अंडर पब्लिश्ड में, लीगल पब्लिकेशन अभी उनको वो लीगलाइज नहीं हुई, क्योंकि उस पब्लिकेशन के कॉपीराइट्स जो है वो मोरारजी देसाई के पास हैं। कई लोगों ने उसका मिसयूज किया, इसलिए वो किताब जो है वो अंडर पब्लिश में है। इन्होंने षटकर्म और प्राणायाम पर भी गहरी प्रैक्टिस लिखी है, वो किताबें ज्यादातर अभी मिलती नहीं है आज के समय में, लेकिन बहुत सुंदर काम किया है स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने, जो कि आप सभी यदि गूगल करके देखें तो आज के समय में जो योग की स्कूली शिक्षा में एक एप्लीकेशन है ना, केंद्रीय विद्यालय में, उस समय 1983 में वो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की देन थी कि उस समय केंद्रीय विद्यालय जैसे स्कूल में योग शिक्षक आए थे और लगभग उनके 25 से 30 शिक्षकों की नियुक्ति जो है वो आसपास के एरिया जो है, मुंबई के, गुड़गांव, हरियाणा बेल्ट जो एनसीआर रीजन है, यहाँ पर उन्हीं के शिष्यों ने काम किया था और बहुत गहरा काम किया था। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव रहा है स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का, कि योग शिक्षा जो है वो स्कूली बुनियादी शिक्षा का एक भाग बने, लोग उसको समझें। तो ओवरऑल
उनका कंट्रीब्यूशन तो है ही, यहाँ पर भी उनका कंट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं। सो ये एक प्रैक्टिस को यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो आप इसको जरूर है ना देखें, उसकी किताबें भी आपको इंटरनेट में अवेलेबल मिल जाएंगे। फिर कुछ योगासन है, और योगासन कौन से, जो कि आपके शरीर के जॉइंट्स में एक तरीके से प्राण का विस्तार करें। तो जहां भी प्राणिक एक्सटेंशन इन योर होल बॉडी रीजन, आपके शरीर के पूरे स्थिति में जब प्राणिक एक्सटेंशन होगा, तो ऐसे आसन जो है वो आपके वात को पूरी तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। तो जैसे ताड़ासन, कटी चक्रासन, कोणासन, ऊर्ध्व हस्तोत्तान आसन, उत्तान पादासना, ठीक है, पवन मुक्तासना, वक्रासना, गोमुखासना, मार्जरी आसना, उष्ट्रासना, भद्रासना, भुजंगासना, मकरासना और शवासन। मतलब इसमें खड़े होके करने वालों में स्ट्रेचिंग प्रैक्टिस भी है, बैलेंसिंग प्रैक्टिस भी है, लेट के करने वाले आसन भी हैं, बैठ के करने वाले भी आसन हैं। तो उन सारे प्रैक्टिस को आप कर सकते हैं, ठीक है। योगासन, और खासकर यदि किसी को क्रॉनिक इश्यूज है, वो बैठ ही नहीं सकता, ये सारे आसन नहीं कर सकता, तो आप उसको चेयर पे बैठ के कम से कम सिंपल ज्वाइंट मूवमेंट तो सिखा सकते हैं। तो सिंपल ज्वाइंट मूवमेंट आसानी से हम किसी को भी सिखा सकते हैं। फिर और कौन सा प्रैक्टिस करा सकते हैं, तो प्राणायाम में नाड़ी शोधन प्राणायाम, जो पूरी तरीके से बैलेंस्ड ऑफ द वात दोष है। सूर्य भेदी प्राणायाम का उपयोग किया जा सकता है ना, सूर्य भेदी प्राणायाम जो है वो करिए। सम भ्रामरी प्राणायाम जो है, दिस इज द पेन रिलीफिंग प्राणायाम है ना। आपको ये भी पता होना चाहिए कि भ्रामरी प्राणायाम जो है, दिस इज द टाइप ऑफ द वन पेन किलर प्राणायाम भी कहते हैं इसको, कि आपके शरीर में जहां दर्द है, आप भ्रामरी प्राणायाम करिए और उस पार्ट को प्रॉपर विजुअलाइज करिए। द वाइब्रेशन गोज टू देयर इन योर विद द प्रैक्टिस ऑफ भ्रामरी एंड द प्रैक्टिस ऑफ विजुअलाइजेशन एंड इमेजिनेशन ऑफ द प्रैक्टिस, है ना, उससे संभावना बढ़ सकती है। तो एक तरीके का पेन किलर प्राणायाम भी है। स्पेशल प्रैक्टिस योग निद्रा भी करा सकते हैं, ध्यान भी करा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक तरीके से यौगिक मैनेजमेंट है। और कौन कौन सी चीजें इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो देखा जा सकता है, तो लुकिंग आफ्टर जॉइंट्स, अपने जॉइंट्स को प्रॉपर रेगुलर एक्सरसाइज देते रहिए। बहुत ज्यादा उस पर स्ट्रेस देने का प्रयास मत करिए। बहुत ज्यादा वेट नहीं उठाना है, या वेट आपका ज्यादा है तो उनको कम करने का प्रयास करिए। एक्सरसाइज के दौरान बहुत ज्यादा वेट नहीं देना है, ट्रेनिंग के दौरान, है ना, खासकर बहुत ज्यादा वेट आपकी जॉइंट्स में ना जाए, इनका भी ध्यान रखिए, है ना। करेक्ट पोस्चर्स, हमेशा बैठने का जो तरीका है, दिस कॉल ergonomics of the posture, write down, this is the ergonomics। तो ergonomics means what is the alignment of the posture। आप बैठते हैं कंप्यूटर के सामने तो कैसे बैठते हैं, आपके गर्दन का अलाइनमेंट कैसा होता है, हाथ का डायरेक्शन और एंगल कैसा होता है, पीठ का सपोर्ट कैसा होता है, आपके पैल्विक रीजन का सपोर्ट कैसा होता है, दोनों पैर किस तरीके से होते हैं। सो दिस इज ऑल कॉल्ड अ करेक्टिव पोस्चर्स टेक्निक, इट्स कॉल्ड अ ergonomics। तो आजकल ज्यादातर बड़े शहरों में या मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो है वो ergonomics चेयर आने लगी हैं, जो कंप्यूटर के सामने जब आप बैठते हैं तो वो चेयर कुछ खास तरीके की डिजाइन की ही बनी हुई है, जिसपे आप जब बैठते हैं तो वो एक तरीके का अपने आप आपके बॉडी के अलाइनमेंट को सेट कर देती है ना, अपने आप बॉडी का अलाइनमेंट जो है वो सेट हो जाता है। फिर भी यदि चेयर नहीं है तो आप अपने पोस्चर के प्रति आप अवेयर रहें। जब भी आप खड़े होते हैं या बैठते हैं, लंबे समय के लिए कोई बैठ के काम कर रहे हैं, डेस्क पे काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि आप अपने हाइट को, अपने वेट को, अपने बॉडी पोस्चर को, अलाइनमेंट को ध्यान में रखें, और बीच बीच में थोड़ा सा मूवमेंट करते रहें, एक तरीके का रेगुलर ब्रेक लेते रहें, ताकि आपके बॉडी में सस्टेन टेंशन क्रिएट ना हो, सस्टेन टेंशन ना बने, है ना। और क्या है, मेंटेन गुड मसल्स टोन, ऐसी प्रैक्टिसेस करिए जिससे आपके मसल्स को प्रॉपर टोन अप मिल सके, वो चार्ज हो सके, ठीक है, आपके मसल्स जो है वो प्रॉपर तरीके से स्ट्रांग हो सकें। तो इस तरीके की प्रैक्टिस, पे अटेंशन टू सिम्टम्स, सी द डॉक्टर एंड गेट एक्यूरेट डायग्नोसिस। जब कई बार इस तरीके के सिम्टम जो ऊपर अभी आपने देखे, इस तरीके के सिम्टम यदि जब कहीं देखने को मिले
तो आप कोशिश करिए आप अपने आप को उस सिम्टम को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स से कंसल्ट करें और देखें कि क्या स्थितियां हैं। रिजॉल्व द वेट लॉस, है ना। कुछ ऐसी चीजें हैं जो यदि आपको लग रहा है कि नहीं आपका वेट जो है वो काफी ज्यादा हो रहा है, खासकर नी के रीजन का या हिप के रीजन का, तो कई बार हो सकता है कि ये आपके वेट की वजह से आपके जॉइंट्स में एक्सेस पेन लेके आ जाए, है ना, तो फिर गड़बड़ हो जाता है। इसलिए अपने वेट को प्रॉपर ऑब्जर्व करते रहिए, ठीक है। प्रोटेक्ट जॉइंट है तो बार बार आप घर पे हैं तो ऐसे ज्यादातर कोई ऐसी डिवाइस कैन मेक टास्क एट होम एट वर्क इजियर, ठीक है। कोशिश करिए कि बहुत ज्यादा आपके जॉइंट्स को स्ट्रेस ना मिले, एक्सेस स्ट्रेस ना मिले, है ना, और आप उनको प्रोटेक्ट करने का प्रयास करिए। बैलेंस बिटवीन रेस्ट एंड वर्क। मसाज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज द मसाज इज द पार्ट ऑफ द नेचुरोपैथी। सो मसाज जो है वो आपके मसल्स और जॉइंट्स के मसल्स को रिलैक्स करने में बड़ा मदद करेगा। आपके जॉइंट्स के मसल्स का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में मदद करेगा। सो यदि हो सकता है तो हफ्ते में 2 बार ऐसे लोगों को मसाज भी दिया जा सकता है। और आयुर्वेद तो यहाँ तक कहता है कि मसाज का उपयोग यदि आप करते हैं तो मसाज के उपयोग से जो है वो आपका जो शरीर है ना, खासकर आपके जॉइंट्स हैं वो आसानी से लुब्रिकेटेड होते हैं, उनको एक स्ट्रेंथनिंग मिलती है, एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट मिलता है। इसलिए मसाज जो है हफ्ते में 2 बार अपने जॉइंट्स के लिए जरूर दें ताकि प्रॉपर वहाँ का सर्कुलेशन बना रहे, वहाँ के मसल्स फ्लेक्सिबल रहें, मसल्स रिलैक्स रहें और मसल्स स्ट्रॉन्ग बनी रहें। स्टिफनेस कैन बी रिलीव्ड बाय, कई बार यदि आपको स्टिफनेस है तो आप गर्म पानी का सेक जरूर लें, ठंडे पानी का सेक या गर्म पानी का सेक लेते रहें। यदि आपके मसल्स जो हैं, हैंड के मसल्स, हैंड जॉइंट्स या आपके लेग जॉइंट्स, यहाँ की यदि मसल्स जो हैं वो बहुत स्टिफ हैं, जस्ट ट्राई टू डू पर्टिकुलर हॉट कोल्ड हॉट बाथ, हॉट हिप बाथ, हॉट फुट बाथ, हॉट हैंड बाथ। जहां पर भी आपको पेन है उस पर्टिकुलर बॉडी को ध्यान में रखते हुए आप गर्म पानी की सिकाई लें, है ना। ऑरेंज जूस अ डे, बिकॉज सिट्रस फूड जो है वो क्या करता है, तो एक तरीके से एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। आपके बॉडी में सिट्रस फूड का इंटेक होना शुरू कीजिए ताकि इससे भी आपके बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो बूस्टअप होना शुरू हो जाए, है ना। सो ऐसे बहुत सारे गुड सोर्स ऑफ फ्रूट्स हैं जिनमें फॉलिक एसिड ज्यादा है। आप चीकू ले सकते हैं, कीवी ले सकते हैं, पाइनएप्पल ले सकते हैं। दिस इज द फॉलिक एसिड, रिच फॉलिक एसिड फ्रूट्स, है ना, which can help to elevate the side effect of the rheumatoid arthritis, ठीक है। और टेक अ वॉक, टहलना, दिस इज द अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ऑल्सो, ठीक है। तो आप प्रॉपर तरीके से वॉक भी लेते रहिए, है ना, वॉक भी करिए। सिट सॉक एंड सूदी, अपने आप को, आपका जो बेड है इस तरीके का होना चाहिए जो आपके मसल्स को प्रॉपर रिलीफ दे। ऐसे बिस्तर बिल्कुल मत यूज करिए जिसमें एक्स्ट्रा नेगेटिव प्रेशर ऑफ कुशन हो कि आप जैसे बिस्तर पे लेटते हैं आपका जो बॉडी है उस बॉडी एक कर्व मोड में आ जाता है, वो बॉडी अलाइनमेंट में नहीं रहता। इसलिए आपने सोने का जो बिस्तर है उसका भी ध्यान रखें, है ना। कोशिश करें कि यदि आप जमीन पे सोते हैं तो ऐसे क्लॉथ या ऐसा बेडशीट यूज कर सकते हैं जो आपके बॉडी अलाइनमेंट को भी बनाए रखें, है ना। पैरों की एक्सरसाइज बराबर करते रहें। स्मोकिंग जो है उसको अवॉइड करने का प्रयास करें ताकि आपके लंग्स या आपके ब्लड में टॉक्सिसिटी ना जाए। अदरवाइज ज्यादा स्मोक करना भी एक तरीके का रिस्क फैक्टर है आर्थराइटिस का, बैक पेन का, क्योंकि जब आप ज्यादा स्मोक कर रहे हैं उसकी वजह से आपके बॉडी में टॉक्सिएंट ज्यादा बढ़ रहे हैं, है ना, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है। तो ये चीजें जो हैं वो आपके मैनेजमेंट के लिए, पेन के लिए गड़बड़ है। इसलिए बॉडी में यदि एंटीऑक्सीडेंट जब आप सोर्स लेते हैं तो बॉडी में ऑक्सीजन कंजम्पशन यदि बढ़ाना चाहते हैं तो आपको स्मोकिंग अवॉइड करनी है। दिस इज द पिक्चर of the particular practice. So this is the picture of the cleansing, this is the picture of the asana, this is the picture of dhyan. So this is the related to management of the
arthritis. So today's session is completely based on the management of the arthritis. I would like to just repeat again कि what is arthritis. So हमने क्या देखा, arthritis को हमने बताया कि एक तरीके का पेन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द बोन है। आर्थोप्लास्टिस, आपके बोन में सूजन आ जाना, पेन आ जाना, इन्फ्लामेशन आ जाना, उसको आर्थराइटिस कहते हैं। इसके कई कॉज हो सकते हैं, मेटाबॉलिक चेंजेस हो सकती है, इम्यूनिटी रिस्पॉन्स हो सकता है, आपकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो सकती है, जेनेटिकल कॉज हो सकते हैं, वेट हो सकता है, इंक्रीज वेट है ना, ये कई आपके जो कॉज हो सकते हैं। फिर डिजेनरेटिव, व्हाट इज द हाउ मेनी type of classification of arthritis. So this is the basic 5 type of the classification. Degenerative joints, it's called osteoarthritis or the cervical. Autoimmune joints related to rheumatoid arthritis or the psoriasis. Metabolic joint disease called a gouty. सो ऑस्टियोआर्थराइटिस को हमने देखा कि ये क्या है, तो इस तरीके से डिजेनरेटिव जॉइंट्स जहां आपके कार्टिलेज जो है वो डिजेनरेट होने लगते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है, इट इज द ऑटोइम्यून डिजीज है जहां आपकी इम्यूनिटी पूरी तरीके से लो होना शुरू हो जाती है, तब इस तरीके से काम सिम्टम आते हैं और मोस्टली महिलाओं में ज्यादातर देखने को मिलते हैं। गाउटी को हमने देखा था कि गाउटी आर्थराइटिस इज रिलेटेड टू मेटाबॉलिक इम्बैलेंस, है ना, आपका मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस की वजह से आपके छोटे छोटे जॉइंट्स में यूरिक एसिड या लैक्टिक एसिड इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, खासकर स्मॉल जॉइंट्स जो है ना, तो वहां पर गाउटी उसको कहते हैं। फिर उसके बाद हमने एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की बात की थी, तो इसमें हमने देखा था कि जो आपके जो स्पाइनल रीजन की जो वर्टिब्रा है ये आपस में जब फ्यूज हो जाती हैं तो आपके स्पाइनल में कर्व बन जाती है, कुबड़ सा निकलने लगता है, झुक के चलने लगते हैं। दिस इज द रिलेटेड टू दैट। फिर उसके बाद हमने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस देखा कि ये एक तरीके से डिजेनरेटिव है, या आपके सर्वाइकल रीजन की जो कार्टिलेज है ये कार्टिलेज सूखने लगती है या डिजेनरेट होने लगती है, जिसकी वजह से जो आपकी स्पाइन सर्वाइकल रीजन की वर्टिब्रा है वो फ्यूज होने लगती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में स्टिफनेस, पेन और अनमूवमेंट एबिलिटी ऑफ द नेक, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। फिर हम लोगों ने कुछ कॉमन सिम्टम देखे। सिम्टम जो है वो डिफरेंट तरीके से थे कि बॉडी में पेन बना रहता है, स्टिफनेस बनी रहती है, रेंज ऑफ मूवमेंट कम होता है ना, रेडनेस या वार्म गर्म का सेंसेशन बना रहता है, जो स्वेलिंग जॉइंट हैं, ये सारी चीजें, फटीग है, लो ग्रेड फीवर है, मस्कुलर पेन है, ये सारी चीजें हमने देखी। उसके बाद हमने डाइटरी मैनेजमेंट देखा। डाइटरी मैनेजमेंट के बाद फिर हमने यौगिक मैनेजमेंट और साथ ही साथ उसके अल्टरनेटिव मैनेजमेंट को भी ध्यान में रखा। तो इस तरीके से हमने आर्थराइटिस को पूरा करने का प्रयास किया है। आज का सेशन ये हमारा अंतिम सेशन था जो कि हमने इसको कंप्लीट किया है।